हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में आपने देखा कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स के बेसिक्स के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की। शेयर कहाँ ट्रेड होते हैं, डेट इज़ इन द स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में। शेयर की अर्निंग्स कैसे होती हैं, मेन जो हमारा मोटिव है हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कैसे करें सेफ साइड होते हुए। तो हमारी दो तरह से अर्निंग होती है, डेट इज़ डिविडेंड और वैल्यू एप्रिसिएशन की तरह से। तो हमारे जो दो मेजर कंसर्न हैं कि जिसके थ्रू, या दो मेजर रूट है जिसके थ्रू हम शेयर्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं, आज हम उनमें से एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डेट इज़ वैल्यू एप्रिसिएशन कैसे होता है। दो तरह से हम अर्न कर सकते हैं, एक डिविडेंड, एक शेयर के प्राइस जब बढ़ते हैं तो। हमने उसके बारे में एक छोटा सा सेशन लिया था, आज हम उसके और तह तक जाएंगे। अब जैसे जैसे हम बेसिक्स कवर करते जा रहे हैं, हम माइन्यूटनेस पे जाएंगे जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले और बिना किसी फालतू के सजेशंस को फॉलो करते हुए अब अपनी कॉन्शियसनेस से डिसीजन लें और सेफ एंड साउंड रिटर्न्स अपने ही पैसे पे जनरेट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एप्रिसिएशन हम कैसे करते हैं या किस तरह से कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके आगे बढ़ते जाएंगे आप इसमें की पॉइंट्स नोट करते जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हर सीक्वेंस को या हर फाइनेंशियल बेसिक्स को आप डिटेल में जानने के लिए, और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे जो दो मेजर कंपोनेंट है, डेट इज़ जिसके थ्रू हम पैसे अर्न कर सकते हैं शेयर मार्केट में, वन इज़ डिविडेंड जो थोड़ा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, और दूसरा वैल्यू एप्रिसिएशन, या जब हम अर्न करते हैं शेयर प्राइस के बढ़ने से, वो ज़्यादा क्वांटम में हमें रिटर्न देता है। तो उस पर हम कैसे डिसीजन ले, इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। कोई सजेशन नहीं है, आप ये बेसिक नॉलेज की तरह समझिएगा। तो पहला पॉइंट, वैल्यू एप्रिसिएशन के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी जेनरिक बातें बताऊंगा। आपने इकोनॉमिक्स के बारे में या अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा या उसके बारे में समझा होगा कि डिमांड एंड सप्लाई, कभी अगर ये कॉन्सेप्ट आपके नॉलेज में आया होता है। डिमांड किसी चीज़ की मांग, सप्लाई किसी चीज़ की आपूर्ति। सो डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम प्राइस से रिलेटेड करें, किसी चीज़ के दाम से या उसके मूल्य से, तो समझिएगा कैसे होता है। मान लेते हैं कि जैसे आज हम किसी कमोडिटी की बात करते हैं, किसी आइटम की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल राइस की बात करते हैं, चावल की। इस साल आबादी उतनी है, एकदम से क्या हुआ, अच्छी बारिश हुई, मानसून अच्छा हुआ। जानते हैं मानसून के बाद ही चावल दिवाली में काटे जाते हैं, तो एकदम अच्छी फसल हो गई, कोई प्राकृतिक या नेचुरल डिजास्टर नहीं आया, एंड वी गॉट अ गुड फार्म क्रॉप्स ऑफ या राइस का अच्छा पैदावार हुए। नाउ पॉपुलेशन वहीं पे है, पैदावार बहुत अच्छी हुई, क्या होगा, एकदम से पैदावार ज़्यादा अच्छी हुई, मतलब सप्लाई चीज़ की आपूर्ति ज़्यादा बढ़ गई, लोग खाने वाले उतने ही हैं। क्या होगा, 10 लोग अगर बेचने वाले हैं, वो देखेंगे 4 ही लोग खरीदने वाले हैं। और अगले साल क्या होता है या इस साल क्या हुआ, वो 10 बढ़ के कितना हो गया, 20। ज़्यादा पैदावार हुई, ज़्यादा लोगों की फसल हुई। सो जब डिमांड स्टेबल रहता है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस नीचे आते हैं। ठीक उसका उल्टा हो होता, कोई प्रैक्टिकल नेचुरल डिजास्टर आ जाता एंड द क्रॉप्स डैमेज हो जाते उससे, तो पैदावार कम हुई। वहीं पे 4 ही लोग खरीदने वाले अभी है, लेकिन 10 की जगह खाली 2 लोग बेचने वाले पहुंचे मार्केट में। व्हाट विल हैपन, एकदम से उन 2 लोगों के पास ज़्यादा लोग पहुंचेंगे कि मुझे राइस दीजिए, मुझे राइस दीजिए, मुझे ज़रूरत है। अब जो बायर, यहाँ पे जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो क्या देखेगा, ज़्यादा डिमांड हो रही है, वो मनमानी प्राइस वसूलेगा या प्राइस को बढ़ा देगा। यही डिमांड एंड सप्लाई की इकोनॉमिक्स होती है। सो जब भी सप्लाई कम हो, डिमांड वहीं पे है मान लेते, तो सप्लाई अगर कम होती है प्राइस बढ़ते हैं। सप्लाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सप्लाई अगर बढ़ता है प्राइस कम हो जाता है। अगर हम डिमांड की बात करते हैं, पैदावार उतनी ही हुई है मान लेते हैं, पिछले साल भी इस साल भी, लेकिन एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गया या ज़रूरत उस टाइम पे बढ़ गई, जैसे मुझे पता चल रहा है कि देश में लड़ाई होने वाली है,
वो मुझे 3 महीने का स्टॉक भर के रखना पड़ेगा। तो मैं दुकान में गया, मैं क्या, मेरे जैसे जितने लोगों को ये न्यूज़ मिली कि शायद लड़ाई लगने वाली है, तो सब लोग शॉप में गए और एकदम से 3-3 महीने का राशन भरने ला शुरू करिए। जो हर जनरली हम क्या करते हैं, 1 महीने का राशन फिल करते हैं। डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी है, पीछे से जो फार्मलैंड या कोई भी कमोडिटी आ रही है उतनी आ रही है, लेकिन डिमांड एकदम से क्या हुआ, हर महीने जो हम राशन भरते हैं वो 3 टाइम सब भरने लगे, डिमांड बढ़ी। इससे क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई के लिए तो उतना ही आइटम है, एकदम से लोग ज़्यादा मांगने लगे तो हम उसी को देंगे जो ज़्यादा पैसा दे सकता है, इससे प्राइस बढ़ते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता, सप्लाई उतनी है, डिमांड घट जाए किसी चीज़ की, मान लेते हैं जैसे ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में मान लेते हैं वुलन कपड़े की कमी हो गई, शीप्स तो उसी तरह से ग्रो हो रहे हैं, शीप्स के हेयर्स भी आपको पता है उसी तरह से ग्रो हो रहे हैं, तो वूल भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन एकदम से डिमांड कम हो जाती है, तो वूल के प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइजेस बढ़ते हैं, डिमांड घटती है प्राइजेस घटते हैं। सप्लाई ठीक उल्टा, सप्लाई जब बढ़ता है तो प्राइजेस घट जाते हैं, सप्लाई घटने पे प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई एक प्राइस को कंपोनेंट को काफ़ी मैनिपुलेट करता है। ये एक सीसॉ की तरह है, सीसॉ आप समझ रहे हैं, सीसॉ में डिमांड जैसे जैसे बढ़ा प्राइस भी वैसे वैसे बढ़ा, सप्लाई दूसरे साइड पे है, सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी और डिमांड वहीं पे मान लेते तो प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। क्यों मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी के डेप्थ में जाके हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो मैंने ये पॉइंट क्यों समझाया आपको, शेयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग समझाया। अब शेयर प्राइसेस को इसको रिलेट करते हैं, जो हमारा वैल्यू एप्रिसिएशन कैसे होता है। आप याद करिए, पहले हमारे जो ट्यूटोरियल में हमने क्या बताया था, शेयर प्राइस एक तरह से एक कंपनी की हिस्सेदारी है। अब उस कंपनी की जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है उसकी शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट करता है। ज़्यादा अच्छी प्राइस है इसका मतलब ज़्यादा अच्छी कंपनी चल रही है, कंपनी के परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं। ये सब चीज़ों को ही मैं आज समझा रहा हूँ। अब जब मार्केट में हम ट्रेड करने जाते हैं, जैसे शेयर प्राइस कहाँ पे ट्रेड होता है मैंने बताया, शेयर मार्केट में। आप किसी दिन स्टॉक एक्सचेंज का या जो BSE या NSE की साइट ओपन करके देखिए, मनी कंट्रोल एक अच्छी साइट है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। अगर आप उसको ओपन करके देखेंगे, हर मोमेंट हर मिनट कोई ना कोई शेयर प्राइस की वैल्यू घटती बढ़ती जाती है। कैसे घट बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो हम खरीदना चाहिए, या जब घट रही है तब, या हम कैसे डिसीजन लें, इसी चीज़ के लिए मैंने आपको डिमांड सप्लाई समझाया। अब शेयर प्राइस क्या है, एक कंपनी की रिफ्लेक्शन, कंपनी की हिस्सेदारी। कंपनी की जब वैल्यू बढ़ेगी उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंपनी 100 है मान लेते हैं, 100 रुपये जब 150 हो जाता है तो हमारा उसका 1% जो हमने शेयर खरीदा है, या 0.0001% अगर हमने शेयर खरीदा है, उसकी भी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली इतनी बढ़ जाएगी। ये कैसे बढ़ती है, कुछ इसी तरह डिमांड एंड सप्लाई। जब शेयर मार्केट में देखिए ट्रेडिंग कैसे होती है, जब एक सेलर होगा एक बायर होगा, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो शेयर हो। जब हम मार्केट में जाएंगे, कोई मान लेते हैं वेजिटेबल्स परचेज करने, वो डीलिंग तभी होगी जब एक सेलर मान लेते पोटैटो सेल कर रहा है और मैं एज अ बायर पोटैटो को बाय करने जा रहा हूँ, तो तभी ट्रेडिंग होगा। ऐसा नहीं कि मैं बायर खड़ा हुआ हूँ और मेरी डील हो जाएगी, मुझे एकदम से कहीं से भी पोटैटो मिल गया। नो, this doesn't happen. So a seller and buyer should exist simultaneously. Similarly, the same very thing happens in stock market. वहाँ पर भी किसी शेयर की जो सेकेंडरी ट्रेडिंग होती है, जब हमने IPO में किसी शेयर को खरीद लिया तो उसके बाद हमसे कोई और खरीदे, इसके लिए मैं एज अ सेलर अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, और मुझसे जो खरीदेगा वो बायर होना चाहिए। जब बायर्स बढ़ जाते हैं, बायर बढ़ना रिलेट करिए हमारे एग्जाम्पल में डिमांड बढ़ना, जब बायर्स बढ़ जाते हैं और शेयर उतने ही हैं तो क्या मैंने बताया था, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ जाते हैं। इस तरह से शेयर की प्राइजेस बढ़ती हैं। सेलर मान लेते हैं आज मार्केट ओपन हुआ और इन्फोसिस करके एक शेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उसमें 4 लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे बेचना है शेयर, मुझे बेच के मुझे पैसे की ज़रूरत है, निकल लेना है।
लेकिन वहीं पे कुछ अच्छी न्यूज़ आई इन्फोसिस के बारे में, तो जो बायर्स थे वो ज़्यादा बढ़ गए, 10 बायर्स आ गए, तो 10 लोग 4 लोगों से खरीदेंगे। तो सेलर्स क्या हुआ, देखा कि ज़्यादा बायर्स अवेलेबल है, उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया, मैं इतने में ही बेचूंगा अपने से। दिस डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली सेम वेरी गेम होता है शेयर मार्केट में भी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस शेयर्स के बढ़ते हैं, और वहीं पे इसका उल्टा डिमांड शेयर्स की कम हो गई। 4 लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे बेचना है। अब कुछ मार्केट में गलत न्यूज़ आई कि इन्फोसिस गलत तरीके से काम कर रहा है, या एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ये सब, या कोई कंपनी में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रहा है, या उनके कुछ ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तो बायर्स को लगा नहीं, इस शेयर में प्राइस लगाना अच्छी बात नहीं है, शेयर में इन्वेस्ट करना। तो मार्केट में 2 ही बायर आए, 4 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम। सप्लाई ज़्यादा होने पे क्या बोला था मैंने आपको, प्राइस कम हो जाता है। तो जब भी आप देखिए शेयर प्राइस में नीचे की तरफ झुकाव चल रहा है, तो इसका मतलब सेलर ज़्यादा है। शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब बायर्स ज़्यादा है, खरीदने वाले। डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ते हैं। डिमांड कम होगी किसी भी चीज़ की, तो वो उसके प्राइजेस नीचे जाएंगे। तो आप ये इकोनॉमिक्स को समझ सके शेयर मार्केट में, एक्चुअली ये सिंपल बेसिक ट्रेड है। जैसे जैसे शेयर प्राइस में मार्केट में कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, जब ज़्यादा बायर्स होंगे मार्केट ऊपर भागेगी, जब ज़्यादा सेलर्स होंगे मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट मतलब वो निफ्टी, सेंसेक्स जो मैंने आपको बताया था इंडेक्स होते हैं, या जो आपके इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो भी। पर्टिकुलरली मैं जिस शेयर में लगाना चाहता हूँ मुझे उसकी एनालिसिस करना है, और इसलिए मैंने आपको बताया था वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक एक करके इसकी डिटेल्स में है कि कैसे ये डिमांड बढ़ती है, या कैसे सेलिंग प्रेशर कैसे आता है मार्केट में। पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया, जब शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेगी, या सेलर्स जब ज़्यादा आ जाएंगे तो प्राइजेस नीचे आने लगते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? आज आप इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हर दिन हम लोग के पास आजकल अनगिनत सोर्सेज हैं न्यूज़ के लिए। यूट्यूब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैनल जिसके थ्रू न्यूज़ आता है। एक्स एक इम्पॉर्टेंट जो पहले ट्विटर कहा जाता था, सबसे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन उस पर भी मिल सकती है। तो हमें कहीं से पता चला कि कंपनी की अर्निंग्स वो बढ़ रही है या घट रही है। ध्यान दीजिए, जैसे बचपन में हम लोग क्या होता था कि जब एग्ज़ाम देते थे, एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता था, 2 एग्ज़ाम होते थे, तो 2 बार रिजल्ट आते थे। सबको टेंशन होती थी, आपको, हमको, सबको याद है। अच्छे दिन होते थे तो अगर हम पढ़ के जाते थे, बुरे दिन होते थे तो अगर हम उतना नहीं पढ़ के जाते थे। तो द सेम वेरी वे जब कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी उसी तरह होते हैं। कंपनी ने काम करते हैं, उसके बाद वो अपना दिखाते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मेरी कितनी रेवेन्यू आई, सेल आई, कितने एक्सपेंडिचर हुए, उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। ये एज़ पर ROC जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ है, सेबी के अकॉर्डिंग, जो रेगुलेटर है हमारा कंपनीज़ का, उसके अकॉर्डिंग हर तिमाही पे, हर क्वार्टरली दे आर सपोज टू डिक्लेयर, अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना होता है हर 3 महीने में, मैंडेट। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल में जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा महीना, चौथा क्वार्टर। तो इस तरह से 3-3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। तो जब भी कंपनीज को 3 महीने तक काम करती है और अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, तो एक वेव आती है बाइंग सेलिंग की। तो हमने जिस कंपनी को चूज़ किया, मान लेते हैं आपका मन हो रहा है कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे लगाऊंगा, तो आपने ऑटोमोबाइल शेयर्स के सारे कंपनीज जो भी हैं लिस्टेड हैं उनके रिजल्ट्स को वॉच करना शुरू किया। अब रिजल्ट्स वॉच किए, 2 कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत बुरे आए, लेकिन आपने देखा 4 कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। रिजल्ट्स अच्छा आना मतलब क्या? प्रॉफिट्स अच्छा आना। अगर कंपनीज की प्रॉफिट्स अच्छी आ रही है तभी उसका फाउंडेशन, उसका बेस मजबूत रहेगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी बंद हो जाती है। कब तक प्रोमोटर्स उसमें पैसा झोंकते रहेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट, बिजनेस बढ़ता है उससे। ध्यान रखिए, कंपनी की जो अर्निंग्स होती है, जो उसके रिजल्ट्स में डिक्लेयर होती है हर क्वार्टर, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए
इंडेक्स है जिसे आप वॉच करें और तब अपने पैसे लगाएं। तो जब क्वार्टरली, जैसे अप्रैल मई जून की जो रिजल्ट्स है वो जुलाई में डिक्लेयर करते हैं। अभी जैसे जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर था, क्वार्टर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है कई फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, उसका रिजल्ट अप्रैल में डिक्लेयर होने जा रहे हैं। कई बैंक्स डिक्लेयर करेंगे अपने रिजल्ट। तो अगर हमने इस रिजल्ट्स में देखा कंपनी की अर्निंग्स इंप्रूव हो रही है, तो देन वी शुड इन्वेस्ट इन दैट। दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। अगर कंपनीज के प्रॉफिट्स डिक्लेयर नीचे जा रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रॉफिट्स होगा, बाइंग प्रेशर आएगा, शेयर्स प्राइस ऊपर भागेंगे। जब लॉसेस होंगी कंपनी में, तो शेयर प्राइजेस में सेलर्स ज़्यादा हो जाएंगे, बायर कम, क्योंकि बेचने वाले अरे यार पीछे छुड़ाते हैं इस कंपनी से, और उसकी वजह से सेलिंग ज़्यादा होगी। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइजेस नीचे आएंगे। तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा एक हो। आपको उम्मीद है कि इस साल इसने नहीं प्रॉफिट किया, अगले 2 साल ये प्रॉफिट करेगी, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा टाइम हो खरीदने के लिए। तो हमें अपने नॉलेज के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर डिमांड एंड सप्लाई या बायर सेलर कैसे शेयर प्राइस को इंडिकेट करते हैं, इज द कंपनी की अर्निंग्स की अगर हम बात करें। याद रखिएगा, कंपनी की अर्निंग अच्छी तो शेयर प्राइस में मूवमेंट पॉजिटिव, या बायर्स ज़्यादा आएंगे, जनरली वो ग्रीन की तरफ भागता है, वो प्राइजेस बढ़ते हैं। तो हमें ऐसे शेयर ढूंढने हैं जिसमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स हो, हमारे पैसे सेफ रहेंगे, हमें ऐसे कंपनी चूज़ करने। दूसरी देखिए, और अब ये कंपनी के रिजल्ट्स कैसे अच्छे आते हैं ये भी हमें ध्यान देना है। साल भर हम, जरूरी नहीं है हर साल या हर क्वार्टर के एंड में जाके रिजल्ट देखें तभी डिसीजन लें। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे ऐसे आ सकते हैं जब उनको अच्छे ऑर्डर्स मिले। मान लेते हैं वो हम, जैसे कंपनी अपने सप्लायर्स के बेसिस पे डील कर रही है या बाहर के कंपनी में एक्सपोर्ट कर रही है अपना माल, वहाँ से अच्छे ऑर्डर आए। तो जैसे ही आपको कोई न्यूज़ अच्छी आई कि इसको इस कंपनी को, हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस को एक यूएस से काफ़ी अच्छी डील ऑर्डर मिली है, तो आपको समझ जाना चाहिए इस रेवेन्यू के थ्रू इसकी रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, आप शायद बाय कर सकते हैं ऐसे चीज़ों को। तो न्यूज़ में हमें वॉच रखना है अगर आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपने मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो हम एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग भी आपको समझाएंगे कि कैसे। मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया था बहुत, अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व है तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। सो अगर आपको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो या कंपनी ने बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि हम इस क्षेत्र में, या मान लेते हैं इंडिया की कोई कंपनी है, वो बोल रही हम चाइना में भी अपना मार्केट बेचना शुरू करेंगे, मार्केट बनाएंगे वहाँ पे, या माल वहाँ पे अपना बेचना शुरू करेंगे। सो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है। कुछ लोग इससे पॉजिटिव सोचे, हाँ चाइना में भी अगर हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे बहुत बिजनेस होगा, तो कुछ लोग उसे पॉजिटिव देख सकते हैं, कुछ लोग चाइना में तो बिकेगा ही नहीं, उसे निगेटिव भी देख सकते हैं। इसके रिफ्लेक्शन आती है रिजल्ट्स में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे न्यूज़ आपको पॉजिटिव मिले, आपके लिए वो इंडिकेशंस हो सकते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़, शेयर प्राइजेस में हम बात कर रहे हैं प्राइजेस बढ़ते कैसे हैं, घटते कैसे हैं, जिससे आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करें, और जब प्राइजेस बढ़ गए तब आप अगर एग्जिट करते हैं आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। दूसरा इसका फैक्टर्स होता है इकोनॉमिक, कंट्री या सच में क्या हो रहा है। जैसे अभी आपको एक वीडियो में बताया था रेपो रेट में लोन्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अभी आपने देखा होगा 9 अप्रैल को रेपो रेट डिक्लेयर हुआ, उससे पहले फरवरी में हुआ था। तो 2 बार रेपो रेट में कटिंग की गई। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट लोन्स पे अब कम हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता है वो जनरली क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और बिजनेस को एक्सपेंड करता है। बैंक से लोन लिया है तो क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जनरली अपने पैसे कम लगाए जाते हैं बिजनेस में, लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें बैंक का भी लोन लेके भी पैसे लगाए जाते हैं। तो अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया और उस लोन के इंटरेस्ट रेट कम होने लगे, तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा कंपनी को बैंक की तरफ। तो उसको अगर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ा है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगा। दूसरे तरीके से समझेंगे, जब लोन रेट्स घटते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो कंपनी के पास एक और एवेन्यू आता है कि सस्ते में और पैसे बैंक से या बोरोवर से ले, जिससे कि कंपनी का एक्सपेंशन कर सके वो, जो अभी तक महंगे लोन में नहीं कर पा रहे थे।
तो जैसे जैसे लोन सस्ता होता है या इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से अगर बोरोइंग कम होती है, बोरोइंग रेट्स नीचे आते हैं, उससे क्या होता है, कंपनी ज़्यादा बोरो करती है या कम इंटरेस्ट पे करती है और उसका भी इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आता है। तो जैसे जैसे रेट्स, इंटरेस्ट रेट कम होता है किसी इकोनॉमी में, ध्यान दीजिएगा कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, शेयर मार्केट इंप्रूव होता है। और दूसरी चीज़, अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की हम बात करें तो ये भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरह के डिसीजंस ले रही है। क्या वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है, क्या वो इंपोर्ट को, जो बाहर की कंट्री से सामान आ रहा है उसको काट रही है जिससे कि डोमेस्टिक कंपनीज को फ़ायदा मिले। इन सब फैक्टर्स से भी शेयर मार्केट के शेयर्स बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं हम चाइना से स्टील खरीदते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने कहा कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, आने वाले पैसे की कीमत, सामान की कीमत बढ़ा देंगे कुछ टैक्सेस लगा के। तो लोग बाहर से क्यों खरीदेंगे, वो अपनी कंट्री का ही स्टील खरीदना चाहेंगे। ये अगर हमें कहीं से मिले इन न्यूज़ कि हमने इस प्रोडक्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, तो क्या होता है, कंट्री में जो उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उस कंपनी के, उसका स्कोप बढ़ जाता है। ये सब न्यूज़ आपको एनालिसिस ध्यान देना है, आप सही तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये मैं सिंपली आपको एनालिसिस के पॉइंट बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। तो एक तो इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो गई। तीसरा, अगर महंगाई, जो इन्फ्लेशन मैंने बताया था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी प्रॉफिट्स कम आती है। क्यों? क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे हो रहे हैं। जो पिछले साल 100 रुपये के थे आज 105 के हो गए, 110 के हो गए। तो कंपनी अपना जो इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल खरीदती है वो भी महंगे में खरीदेगी। महंगे में कोई चीज़ खरीदना, हो सकता है सेल उतने प्राइस में ही हो रहा हो तो प्रॉफिट कम आते हैं। दूसरा, जो इन्फ्लेशन होता है तो एंड यूज़र, जो सिटीजन्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे पास तो 100 ही रुपये अर्न कर रहे हैं और मैंने 4 आइटम में ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया, तो वो भी बाइंग अपनी कम करने लगता है। तो जब बाइंग कम होगी, कंपनी का रेवेन्यूज़ कम होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे। तो इन्फ्लेशन ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर शेयर प्राइजेस विल गो अप और विल गो डाउन। इसी तरह जीडीपी जो होती है, आपने सुना होगा किसी कंट्री की जीडीपी उसकी ग्रोथ रेट बताती है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी आ रही है, जैसे कि आज की डेट में इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट जीडीपी ग्रोथ कंट्री, चाइना भी एक टाइम में काफ़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ दे रही थी, तो ऐसे कंट्रीज़ में पैसे लगाना या उसके शेयर्स में पैसे लगाना पॉजिटिव माना जाता है। अगर जीडीपी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इकोनॉमी एज सच इज़ गोइंग डाउन। उस केस में बियर फेस आता है जब लोग सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं, पैसे कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। तो जीडीपी अच्छी आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेशन। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपको, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो आपको एग्जिम पॉलिसीज़ हैं या जीडीपी। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द पॉलिसीज जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से आपके शेयर प्राइसेस या शेयर मार्केट को अफेक्ट करती है। और लास्ट पॉइंट, ग्लोबल न्यूज़ है। जैसे अभी आपने 3 महीने पहले या 1-2 साल पहले पढ़ा, रसिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, ग्लोबल न्यूज़। लेकिन उससे क्या हुआ, हम पे इम्पैक्ट आया। हमें लगा नहीं यूक्रेन को यूएसए या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसको हेल्प करेगी और रसिया इधर रहेगा, इस तरह से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो लोग सोचने के लिए क्या क्या नहीं सोच सकते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे शेयर मार्केट में आया। आपने देखा होगा जैसे ही वॉर डिक्लेयर हुआ, ये जैसे इजराइल और गाज़ा के बीच में वॉर हो रहा था, तो शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबली आज की डेट में सब कनेक्टेड है, हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। जब वहाँ पे कंट्रीज़ में क्राइसिस आएगी तो जो हमारे कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं, हमारी कंट्री की जो कंपनीज़ हैं, उसके भी सेल परचेज में इम्पैक्ट आएगा। अगर वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली उसके शेयर प्राइसेस में भी इम्पैक्ट आएगा। तो आपका पैसा है, ध्यान रखिएगा, आपको एनालिसिस करना है वेदर ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं आपके डिसीजन को, और तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा। तो जो शेयर प्राइसेस का उतार चढ़ाव है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये मेनली डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। एक बार समराइज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से शेयर प्राइसेस में बढ़ोतरी या मतलब डिक्लाइन होता है। कैसे होता है ये? दिस कैन बी ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीज़न, चाहे वो कंट्री के कुछ फैक्टर हो या वर्ल्ड के कुछ, कि वर्ल्ड में कुछ ग्लोबल न्यूज़ आ रही है। अभी जैसे यूएस ने कुछ टैरिफ वॉर लगा दिया, उस टाइप से
उससे हमारे शेयर मार्केट इम्पैक्ट करते हैं। कहीं पे भी कोई मेजर क्राइसिस आए तो उसका इम्पैक्ट आज की डेट में किसी भी शेयर मार्केट पे आ जाता है। दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, क्या इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सब चीज़ों का, तो अगर हम इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा भी न्यूज़ पे अपडेट बनाए रखेंगे, या कहीं से भी, आज की डेट में बहुत ईजी है, आपने किसी भी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसके ऐप को आपने डाउनलोड करके कर लिया, बस एक लाइन पढ़िए, आपको आइडिया लगे। अगर वो न्यूज़ पढ़ने लायक है उसको डिटेल में पढ़िए। इट विल हेल्प यू टू टेक प्रॉपर डिसीजंस। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से बस डिसीजन मत ले लीजिएगा। ये सब कुछ एक जेनरिक फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, और हेल्प की समझने में कि शेयर प्राइजेस बढ़ते घटते कैसे हैं। क्योंकि आपको शेयर प्राइस में, अगर शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दो तरह से कमा सकते हैं, एक डिविडेंड में और दूसरा थ्रू कैपिटल या वैल्यू एप्रिसिएशन से। वैल्यू एप्रिसिएशन कैसे होता है वो मैंने आज आपको बताया। इट्स सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है वो। डिमांड कब बढ़ती है? कुछ फैक्टर से, कि कंपनी अच्छा कैसे काम करेगी, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट जब होने लगेगा तो उसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्रॉफिट बढ़ने के मैंने कई आपको इंग्रेडिएंट बताए, या लॉस होने के कई इंग्रेडिएंट्स बताए। तो ध्यान से अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहिए, डिसीजन प्रॉपरली लेते रहिए, हमारे ट्यूटोरियल्स को पढ़ते रहिए। फ्री में है ये ट्यूटोरियल्स, आप देख रहे हैं, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज अगर आती जाएगी, एक दिन आप शायद एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। डू सब्सक्राइब, और अपने रेफरेंसेस में ज़रूर एक बार सर्कुलेट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।